एक बार फिर आप सभी का पॉलिटिकल स्टडीज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे और आज हम टाइमलाइन को समझेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास जो है वो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगी। आप इंडियन पॉलिटी को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं उसका संदर्भ ये वीडियो डिसाइड करेगा। तक हमने जो है प्रियम्बल को बहुत अच्छे से समझा। प्रियम्बल के बाद हमने जो हमारी संविधान सभा कैसे बनी उसका जो पूरा एक ऐतिहासिक स्वरूप रहा, पूरा स्क्रैच से हमने जाना। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये इस पर जो है वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक संविधान का जो पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ एक जो टाइम लाइन चलती आई है जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट जुड़े हुए हैं उनका आपको बेसिक नॉलेज होना, इवन वो घटना कब हुई ये पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीयूटी के एग्जाम्स में भी मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस आए जो कि आपके जो सीयूटी का सिलेबस दिया गया है उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी उससे प्रश्न पूछे गए। तो जाहिर सी बात है ये जो इवेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टाइमलाइन को हम समझते हैं कि कौन कौन से इवेंट हमारे ऐतिहासिक रूप से जो है वो घटित हुए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक बार फिर आप सभी को बता दूं कि यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। इसके अलावा यदि आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको मदद कर सकता है आपके इस सफ़र को और अच्छा बनाने के लिए। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो सबको पता है कि कांग्रेस जो भारतीय राजनीतिक दल है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सबसे पहला संगठन था जो कि राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आया? जी नहीं, ये पहला संगठन नहीं था। कांग्रेस पार्टी के बनने से पहले भी बहुत सारी संस्थाएं जो है वो विद्यमान थी। इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं थी जिनका जन्म हो चुका था उनको हम समझेंगे। यहां मैं लिखता हूं कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं। अब यहां हम देखते हैं कि कांग्रेस से पहले कौन कौन सी संस्थाएं या संगठन बन चुके थे। तो इन सब में इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये 1838 में बनी थी। कौन सी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये भी 1839 में बनी थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये कब बनी? ये 1839 में बनी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये अगर आप समझ लेते हैं तो एटलीस्ट आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कोई संस्थाएं थी। अगर आपको ये सारे ऑप्शंस में दिख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने में बहुत मदद करता है। इसलिए मैं यहाँ पर आप सबको उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करूंगा। इसके बाद अगला जो है वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई? 1851 में। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है मद्रास नेटिव सोसाइटी और बॉम्बे एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई कब? 1852 में। मद्रास नेटिव सोसाइटी और दूसरी कौन सी? बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे बॉम्बे एसोसिएशन। इन दोनों की स्थापना कब हुई? इन दोनों की स्थापना हुई 1852 में।
समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से जो है हम कांग्रेस पार्टी की स्थापना कैसे हुई वहां तक हम पहुंच रहे हैं। और जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो जाती है देश में, उसके बाद से जो इतिहास बनता है वो आप सभी को कुछ ना कुछ उसके बारे में पता होगा। तो उस पूरी स्टोरी को भी हम समझेंगे। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो कि 1876 में बनी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो पार्टी है या संस्था है जो आगे चल के कांग्रेस बनती है। कौन सी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। अब यहां से हम कांग्रेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये कब बना? 1876। अब देखो, ये जो संस्था है यही जो है कांग्रेस बनती है। ये जो संस्था है इसे ही कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था। ये कांग्रेस जो हमारी है, यहां मैं लिख देता हूं, कांग्रेस पार्टी जो है उसकी क्या है? ये पूर्वगामी संस्था है। इसी संस्था को 1885 में जो है कांग्रेस नाम दिया जाता है। और कांग्रेस नाम कौन देता है? वो हमारे दादा भाई नौरोजी जो होते हैं, इसी संस्था को कांग्रेस नाम देते हैं, जो कि आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है। इसी संस्था को जो है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया जाता है। क्या लिखूं मैं यहां पे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब ये जो नाम है, ये नाम कौन देता है? तो ये हमारे दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है तो इसका कांग्रेस नाम किसने दिया। पहले ये संस्था जो है वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है, जो कि 1876 में जिसकी स्थापना हुई थी। और यही 1885 में जाके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। और ये इसका नाम जो है वो दादा भाई नौरोजी रखते हैं। इसका नाम दादा भाई नौरोजी कांग्रेस नाम देते हैं इस संस्थान को। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। डेट यहां मैं लिख देता हूं। स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। अब ये जो टाइम लाइन है ये काफी हेल्प करेगा आपको भारत के उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझने के लिए कि कैसे कैसे संस्थाएं जो है भारत में उभरी और आगे चलकर एक बड़ी संस्था के रूप में, एक बड़ी राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस उभर कर सामने आया। और फिर आपको समझ में आएगा जब आप इंडियन पॉलिटी को बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे इसको, कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उभर कर सामने आता है। फिर आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी उभर कर आती है, अकाली दल, बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो धीरे धीरे राजनीतिक दल इंडियन पॉलिटी के अंदर उभर कर हमारे सामने आते हैं। इसी क्रम को हम बहुत बारीकी से आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप जो है इन संस्थाओं का इमरजेंस कैसे होता है भारत के अंदर उसे हम देखते हैं। तो 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारत के अंदर इसकी स्थापना हो जाती है। अब ये माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इनकी स्थापना का जो श्रेय है वो ब्रिटिश अधिकारी हैं एक A.O. ह्यूम, इनको दिया जाता है। A.O. ह्यूम, इनकी स्थापना का जो है वो श्रेय दिया जाता है। इसकी जो पहली बैठक होती है वो भी 28 दिसंबर 1885 को जो होती है। और ये बैठक कहाँ होती है? प्रथम बैठक
इसकी प्रथम बैठक जो होती है वो कहाँ होती है? वो बंबई में होती है। कहाँ? बंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। यहां मैं लिखता हूं बंबई, कहां पर? तेजपाल, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। महाविद्यालय, इसकी प्रथम बैठक होती है। अब इसकी बैठक का जो निर्णय होता है कि कहाँ होना होगा, ये सबसे पहले जो डिसाइड किया गया था वो पूना में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि पूना में प्लेग महामारी जो है वो बहुत तेजी से फैल रही थी और बहुत फैली, इसलिए इसको जो है शिफ्ट करते हुए बंबई में जो है इसका निर्णय लिया गया कि इस कांग्रेस की जो पहली बैठक होगी वो बंबई में होगी। तो ये भी आप याद रखें, निर्णय लिया गया था कहाँ पर? पूना में। लेकिन यहां पर क्या हुआ? प्लेग, प्लेग फैल जाने के कारण जो है रिजेक्ट हो गया और इसको बंबई में शिफ्ट किया गया इस बैठक को। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग 1885 तक जो है भारत के संदर्भ में समझ पाए होंगे कि क्या घटनाएं घट रही थी उस समय। 1885 में जो है वो कांग्रेस की स्थापना हो गई। और अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ मैं लिखता चला जाता हूँ टाइमलाइन को। 1885 क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1886 में जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कहां पर? इलाहाबाद में। सबको पता है कि लोक सेवा आयोग क्या है। ब्रिटिश इंडिया के समय जो है ये निर्णय लिया जा रहा था कि लोक सेवाओं के लिए किस तरीके से लोगों का चयन किया जाए, तो इसकी भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। 1886 किसकी स्थापना किया गया? लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है 1905। 1905 में इंपॉर्टेंट क्या होता है? 1905 में होता है बंगाल का विभाजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 2-3 फैक्ट जो है वो निकल कर सामने आएंगे, उसे हम जानेंगे। बंगाल का विभाजन, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे फैक्ट आपसे जो है वो पूछे जाते हैं, सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 इसका डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड आंसर है। अब यहाँ पर देखते हैं, हम इसको समझते हैं थोड़ा कि ये जो बंगाल का विभाजन है, इस समय पूछा जाता है कि इस समय जो है वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन जो है वो भारत के वायसराय थे। पहला फैक्ट, वायसराय कौन थे भारत के, जिसके नेतृत्व में जो है बंगाल का विभाजन हुआ, तो वो थे हमारे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट, इस समय क्या हुआ कि बंगाल का जब विभाजन हुआ तो इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने जो है उपवास रखे, वंदे मातरम जो गीत है उसे गाया गया और एक दूसरे को राखी बांधी गई थी। ये विरोध का उनका अपना तरीका था। तो पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन पर कौन कौन सी घटनाएं हुई इनमें से, तो पूरे बंगाल में क्या किया गया था? शोक दिवस मनाया गया, शोक दिवस के रूप में इसको मनाया गया। इसके अलावा लोगों ने उपवास रखा, उपवास रखा, वंदे मातरम गीत गाया गया, गीत गाया। इसके अलावा एक दूसरे को राखी बांधी गई, राखी बांधी गई। ये कुछ तरीके थे। अब इस बंगाल विभाजन पर जो है हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे
पता होगा आपको कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो कौन थे। वो हमारे गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु थे। अगर आपने गांधी जी के बारे में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आई लिंक में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा और आप जो है महात्मा गांधी के ऊपर पढ़ें। मुश्किल से जो है वो वीडियो 20-21 मिनट की होगी, जिसमें मैंने गांधी से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सबको मैंने कवर किया है। तो अगर आप CUT PG की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो है UGC NET JRF की तैयारी कर रहे हैं तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है दोनों में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो को आप देखें, वहाँ से जो भी कंटेंट आपको मिलता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसको आप नोट करें, शॉर्ट नोट बनाएं उसका और उसे याद करें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरा फैक्चुअल नॉलेज को ही वहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है और जितना भी फैक्ट हो सकता है महात्मा गांधी से जुड़े हुए उन सभी को वहाँ पे कवर किया है। तो यहाँ पर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है उस वीडियो को जरूर देखें। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, यहाँ मैं लिखता हूँ गोपाल कृष्ण गोखले गोखले ये जो हैं ये बंगाल विभाजन पे क्या कहते हैं, इनका फेमस कथन है। वो इस बंगाल विभाजन को क्या बताते हैं कि यह एक निर्मम भूल है, यह एक निर्मम निर्मम भूल है। बंगाल विभाजन पर ये जो कथन है ये गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ये जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जब 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटकर आते हैं तो वो 2 साल तक भारत का भ्रमण करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे, इन्हीं के कहने पर वो करते हैं। क्योंकि इनका जो मानना था वो ये था कि यदि आप सच में भारत के लोगों को समझना चाहते हैं, यहाँ की दुख और पीड़ा को समझना चाहते हैं और इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ के लोगों को समझना होगा, इनके दुख दर्द को महसूस करना होगा, इनकी क्या समस्याएं हैं इनको जानना होगा। तभी आप जो है एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं और वास्तव में भारत के लिए आप क्या करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इन्होंने ही गांधी जी को ये सुझाव दिया था कि सबसे पहले आप जो है भारत का भ्रमण करें और भारत के लोगों को समझें। तो इन्हीं के कहने पर गांधी जी जो है 2 साल तक भारत का भ्रमण करते हैं और भारत को समझते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आई होप कि आपको ये पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपने इस चीज़ को जाना। आगे हम बढ़ते हैं। 1905 में ही जो है, ये आप टाइमलाइन बिल्कुल नोट करते रहें कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई भारत में, फिर 1886 में लोक सेवा आयोग इसकी स्थापना होती है और 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। और बंगाल के विभाजन से संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर बताया। और 1905 में ही बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जहां पर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन होता है। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905। इसमें क्या होता है? इसके अंदर ही स्वदेशी स्वदेशी और बहिष्कार बहिष्कार आंदोलन इसका अनुमोदन होता है। यानी कि सबसे पहली बार जो स्वदेशी शब्द है और बहिष्कार आंदोलन है इसका अनुमोदन कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में होता है 1905 में। अब बंगाल के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन, तो आप सभी को पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो यहीं से थे और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसी समय आमर सोनर बांग्ला नामक गीत जो है वो लिखा था 1905 में ही। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब? 1905
5 में क्या लिखा था इन्होंने? आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि आमार सोनार बांग्ला जो है वो किसने लिखा है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये आमार सोनार बांग्ला जो है, ये जब 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ और नया बांग्लादेश की स्थापना हुई, भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था और उसमें पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो उस समय जो बांग्लादेश बना उसका जो राष्ट्रीय गान है वो यही है, आमार सोनार बांग्ला, इसको अपनाया गया 1971। 1971 में जब बांग्लादेश बना, कौन? बांग्लादेश बना, तो इसने क्या किया, इसने इसी को राष्ट्रगान घोषित किया या फिर राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ठीक है, अब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं तो कुछ और चीज हम जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए? इनकी किताब के लिए जिसका नाम है गीतांजलि। इन्होंने क्या लिखा? गीतांजलि। ये बहुत सारी गीतों का संकलन है, इसके लिए इन्हें कब? 1913 में, डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब इनके बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं, अगर हम फैक्ट की ही बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ, नहीं, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाएंगे तो आपको जो है ये प्रश्न कहीं ना कहीं से आपको देखने को मिलेगा। 1915 1915 में टैगोर को जो है सर की उपाधि दी गई थी, जिसे हम नाइटहुड भी कहते हैं। 1915 इनको क्या? सर की उपाधि। नाइटहुड, इससे सम्मानित किया गया था, इसकी उपाधि इनको दी गई थी। अब ये जो सर की उपाधि थी ये इन्होंने त्याग दिया था, कब? 1919 में। 1919 में इस सर की उपाधि को इन्होंने त्याग दिया। अब क्यों इन्होंने ऐसा किया? क्योंकि भारत में जो है वो दिल दहला देने वाली एक घटना घटती है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इसी का विरोध करते हुए 1919 में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने अपने सर की उपाधि को त्याग देते हैं। यहां मैं लिखता हूं कौन सा? जलियांवाला बाग। बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है, इसी के विरोध में 1919 में ये जो है सर की उपाधि जो है त्याग देते हैं। ठीक है, 1900, अब ये केवल हमारी टाइमलाइन में 1905 का इवेंट चल रहा है। कौन सा? 1905 का। अब 1905 के इवेंट में यहाँ पे मैंने बहुत सारे फैक्ट आपको बताए और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ देखते हैं 1906। 1906 में क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना होती है।
मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है 1913। 1913 में गदर आंदोलन होता है। कौन सा? गदर आंदोलन। गदर आंदोलन ये कहां पर होता है? ये आपका यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को नगर में। सैन फ्रांसिस्को। अब इसे भारतीय लोगों ने किया है, इसकी स्थापना करी है इस संगठन की, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल। इसके साथ दो और लोग थे, रामचंद्र और बरकतुल्ला। रामचंद्र और बरकतुल्ला। इन्होंने इस गदर आंदोलन की स्थापना की और गदर आंदोलन जो है वो सैन फ्रांसिस्को में चलाया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है 1914 में कामागाटामारू प्रकरण। 1914 का कामागाटामारू प्रकरण। अब बहुत लोग ये सवाल पूछेंगे कि ये है क्या। तो कामागाटामारू प्रकरण जो है ये एक जहाज का नाम है। कामागाटामारू जो ये है ये एक जहाज का नाम है। अब ये जो जहाज है वो भारत से कहाँ जा रहा था? कनाडा जा रहा था। भारत से ये कनाडा जा रहा था। अब जो यहाँ कनाडा की जो सरकार है ये इस जहाज को आने से रोक देती है और इस घटना को ही कामागाटामारू प्रकरण कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि इस जहाज को चलाने वाले जो कैप्टन थे वो कौन थे? वो हमारे गुरुदत्त सिंह थे। कौन थे? गुरुदत्त सिंह। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ पा रहे होंगे और इन सभी फैक्ट को आप जो है अपने नोटबुक में इसे लिख रहे होंगे। ये वो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको आपके इस पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में एक बेहतरीन स्कोर लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि इस टाइमलाइन में कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट अगला है हमारा। तो अगला हमारा है 1916 का। 1916 में क्या इंपॉर्टेंट हुआ? हमारा लखनऊ पैक्ट। कौन सा हुआ? लखनऊ पैक्ट हुआ। अब ये जो लखनऊ पैक्ट है ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ये जो लखनऊ पैक्ट है तो सबसे पहले हम समझे ये लखनऊ पैक्ट जो है वो किसकी सहायता से हुआ था। तो ये हमारे जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनकी मध्यस्थता इसके अंदर है। बाल गंगाधर तिलक। तिलक मदद से संपन्न हुआ। अब ये लखनऊ पैक्ट क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने ये देखा है कि 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और जो निर्णय है सारी चीज़ें जो राजनीतिक भारत की जो राजनीतिक
भागदौड़ की जो पूरी कहानी है या फिर जो बागडोर है वो किसके पास थी, वो हमारे कांग्रेस के पास थी। लेकिन 1906 में जो है मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो जाती है। अब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग की बात मानेंगे। तो अब भारत की जो पूरी व्यवस्था है वो इन दो राजनीतिक दलों के बीच में फंस गई थी। तो अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस इनके बीच में आपसी सहमति हो सके, इसकी एक संयुक्त योजना बनाने के लिए जो है वो इस लखनऊ पैक्ट किया गया। और ये कांग्रेस का अधिवेशन ही था जिसमें जो मुस्लिम लीग है उसके बीच में और कांग्रेस के बीच में सहमति हो सके और सहमति से जो है आगे की योजनाएं बनाई जाएं। और इसी संयुक्त योजना को जो है वो लखनऊ पैक्ट नाम दिया गया, क्योंकि ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये 1916 में लखनऊ में हुआ था और यहीं पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ, जो पैक्ट हुआ, तो इसी का जो नाम है वो लखनऊ पैक्ट रख दिया गया। तो क्या हुआ, यहां मैं लिखता हूं किसके किसके बीच में, कांग्रेस कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग इसके बीच में आपसी संयुक्त योजना बनाई जाए। आपसी सहमति हुई इनकी और एक संयुक्त योजना बनाई गई कि अब आगे क्या कार्यवाही की जानी चाहिए भारत की स्वतंत्रता के लिए। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। हम अपने अगले टाइमलाइन की तरफ बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट जो घटना भारत में घटी उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, 1916 का ही है। 1916 क्या हुआ, भारत में होम रूल आंदोलन का आगमन होता है और होम रूल आंदोलन जो है वो चलाया जाता है। क्या चलाया गया, भारत में होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया भारत में। ये आंदोलन भारत में जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था। किसके द्वारा, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट और गंगाधर तिलक। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर कि ये होम रूल आंदोलन जो है वो कहाँ से लिया गया या फिर किसकी देखा देखी जो है वो भारत में चलाया गया। तो ये आयरलैंड की तर्ज पर हुआ, क्योंकि आयरलैंड की जो सरकार है उसके खिलाफ सबसे पहले ये वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये होम रूल आंदोलन चलाया गया। तो इसे हमने आयरलैंड से लिया। अब इसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है, होम रूल आंदोलन। तो इसके शब्दों से ही आपको मालूम चलता है कि होम रूल मतलब क्या, कि खुद के द्वारा शासन करना, ना कि बाहरी लोगों के द्वारा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो स्वशासन की स्थापना करना था, यानी खुद से खुद पर शासन करना, स्वशासन की स्थापना। ठीक है, अगर आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम निकालना है या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम निकालना है तो ये सारे फैक्ट आप जो है अपने दिमाग में रख लीजिए। इसके बाद अगली जो टाइमलाइन है हमारी, उस क्रम में अगला इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो 1919 का है, रॉलेट एक्ट। 1919 का रॉलेट एक्ट। ठीक है, 1919 का रॉलेट एक्ट है। अब ये जो रॉलेट एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे जो है हमारे महात्मा गांधी जी जुड़े हुए हैं। अब ये हम समझते हैं ये रॉलेट एक्ट क्या था। अब हमारी जो केंद्रीय विधान परिषद थी उस टाइम की, ब्रिटिश शासन की, तो उनके द्वारा ये एक्ट पारित किया गया, रॉलेट एक्ट।
अब इसके द्वारा क्या किया जा सकता था इनके द्वारा कि बिना भारत के किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के या बिना उसको बताए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। यदि जो ब्रिटिश सरकार है उसे यदि किसी व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा भी संदेह होता है कि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है या हमारे लिए विद्रोह कर सकता है, तो उसको वो बिना कोई नोटिस दिए बिना किसी एफआईआर के सीधे जो है गिरफ्तार कर सकती थी और उसे जेल में डाल सकती थी। तो इस कानून को जो है, इस अधिनियम को जो है, इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई और इस कानून को काला कानून कहा गया और इसे काला कानून कहकर इसकी आलोचना की गई। तो रॉलेट एक्ट के बारे में ये चीज़ कि इसे क्या बोला गया, इसे काला कानून कहा गया। काला कानून ये कहकर इसकी आलोचना की गई। आलोचना की गई। और अब इसका विरोध करने के लिए जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह सभा की स्थापना की। ये किसने किया, ये गांधी जी ने किया। स्थापना की थी इसकी, ठीक है। अब इसी सत्याग्रह सभा यानी गांधी जी ने जिसकी स्थापना की, इसी सत्याग्रह सभा जो थी, इसी के अनुरोध पर जो है लोगों ने देश भर में हड़ताल का आयोजन किया। भारत में जो है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में पूरे भारत में जो है हड़ताल का आयोजन किया गया ताकि इस रॉलेट एक्ट को जो है खत्म किया जा सके। देश भर में हड़ताल, ठीक है। अब अगर हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस टाइम फ्रेम में यानी कि 1919 के आसपास कौन कौन सी घटनाएं घटी थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे हम समझते हैं। अब देखो 1915 में जो हमारे गांधी जी हैं वो लौटकर वापस आते हैं। कब, 1915 में, समझते जाइए आप। 1915 में गांधी जी लौट कर आते हैं, लौट कर भारत आते हैं, ठीक है, 1915 में। और अभी मैंने बताया आपको कि इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को क्या सलाह दिया था, अगर सच में आप भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को समझें, यहाँ की क्या समस्याएं हैं उसे समझें। तो उन्होंने भारत के भ्रमण का जो है वो सुझाव गांधी जी को दिया। 2 सालों तक इन्होंने भ्रमण किया और उसके बाद अपना कार्य जो है वो करना शुरू किया। और उन्होंने जो धरना प्रदर्शन, अपनी जो रणनीतियां अफ्रीका में उन्होंने अपनाई थी उसी भारत में भी उन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम इस मार्ग पर चल पड़े। तो गांधी जी का जो सबसे पहला आंदोलन रहा वो था चंपारण का सत्याग्रह। ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं। 1917 में इनका रहा पहला मूवमेंट, पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, जो कि चंपारण एक जो है ग्राम का नाम है या एक जिले का नाम है जो कि बिहार में स्थित है, चंपारण। अगला जो इनका आंदोलन है वो है 1918 का अहमदाबाद मील हड़ताल। अहमदाबाद मील हड़ताल, ठीक है। और 1918 में ही है अगला इंपॉर्टेंट इनका, वो है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। कई बार जो एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग दिया गया है उसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका गलत मिलान कर देते हैं। ऐसे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ ये सबको पता है, लेकिन अहमदाबाद मील हड़ताल पहले हुआ या फिर खेड़ा सत्याग्रह सबसे पहले हुआ, इसके बीच में डाउट होता है उनको। तो यहां मैं उनके इस डाउट को क्लियर कर दूं कि अहमदाबाद मील हड़ताल
चंपारण सत्याग्रह के बाद किया और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह को आयोजित किया था इन्होंने। और इस 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के बाद जो है गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया। इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया और सत्याग्रह सभा की अब स्थापना की उन्होंने, क्योंकि यहां पर देखें आप, यहां पे भी इन्होंने सत्याग्रह किया और फिर ये इसके लिए भी उन्होंने सत्याग्रह किया और खेड़ा सत्याग्रह भी किया। तो अब इस रॉलेट एक्ट जो कि अधिनियम है, जो कि पूरे भारत पे लागू हुआ, अब इसको जो है खत्म करने के लिए उन्होंने सीधे सीधे सत्याग्रह सभा की ही स्थापना कर दी। और अब इस सत्याग्रह सभा के कहने पर पूरे देश भर में सबसे बड़ा हड़ताल का आयोजन किया गया ताकि इस कानून को खत्म किया जा सके। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना मेरी इस पूरी स्ट्रैटेजी को, कि कैसे मैं आपके दिमाग में जो है इस पूरे टाइमलाइन को सेट करना चाहता हूं। ठीक है, आप लोग अभी 1919 के भारत को समझ पाए हैं कि 1919 के भारत तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट जो है इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में घट रहे थे और घट चुके थे। अब 1919 के बाद क्या होता है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसे हम देखते हैं। 1918 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। आप सभी को पता होगा 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है और 1918 में इसका अंत होता है। अब यहाँ पर जो 1918 है, यहाँ पर एक और इवेंट होता है जिसे हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, खिलाफत आंदोलन। अब हम खिलाफत आंदोलन को समझते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तुर्की, आप ये देख रहे हैं कि तुर्की जो है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के विरुद्ध जो है वो लड़ा था। और अब तुर्की जो है जब मित्र राष्ट्र के विरुद्ध लड़ा था इसने, तो मित्र राष्ट्र की तो जीत होती है। अब जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसने तुर्की का विघटन करना का निर्णय ले लिया कि अब जो है तुर्की का विघटन होगा। अब तुर्की में जो सुल्तान का पद था वो इस्लाम के लिए खलीफा माना जाता था, कि इस्लाम के लिए जो जितने भी मुस्लिम लोग थे वो इसे खलीफा की तरह देखते थे कि ये सबसे बड़ा पद है। अब चूंकि भारत में दो कम्युनिटी के लोग थे, हिंदू और मुसलमान, और मुसलमान जो है उनकी सहानुभूति जो है वो सुल्तान से थी, कहाँ के, तुर्की के सुल्तान से। अब ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो तुर्की का तो खात्मा करना चाहता है, यानी जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी जो बिलीफ सिस्टम है, उनका जो फेथ है, उसको कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो चोट पहुंचा रहा था। अब इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भारत में भी इसका असर देखा गया। इस कारण से भारत में जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता काफी टूटने लगी। अब गांधी जी क्या, गांधी जी जो हैं वो काफी सरल विचारधारा के इंसान थे। वो समाजवाद, आदर्शवाद, इसमें काफी विश्वास करते थे। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारत में हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए जो है खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया और उन्होंने 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। किसका, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। ठीक है, ये जो प्रथम विश्व युद्ध था इसके बाद जो आंदोलन स्टार्ट हुआ वो खिलाफत आंदोलन था। यहां मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन समाप्त कैसे हुआ, ये आंदोलन जो है 1922 में समाप्त हुआ। कब, 1922 में। कैसे हुआ, 1922 में यह आंदोलन समाप्त हुआ। किसके नेतृत्व में, मुश्ताक कमाल पाशा, मुश्ताक कमाल पाशा, इनके नेतृत्व में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुर्की में जो खलीफा का पद था उसे ही समाप्त कर दिया और वहां पर जो है लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। इन्होंने क्या किया, खलीफा का पद जो इस्लाम के लिए सर्वोच्च माना जाता था, इसको क्या किया, इसको समाप्त कर दिया।
अब जब ये पद ही समाप्त हो गया तो जाहिर सी बात है इसके साथ जुड़े हुए जितने भी विश्वास थे, जितनी आस्था थी, वो कहीं ना कहीं समाप्त होनी तय हो गई। इस तरह जो ये खिलाफत आंदोलन है उसका अंत हो जाता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। ये आपका 1918 में जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ये खिलाफत आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद 1919 में भारत के अंदर जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी इसका गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये कमेटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहां पे आपके डाउट जो कुछ रहे होंगे वो क्लियर हुआ होगा। हम अपनी टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं कि अब 1919 के बाद अगला इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ। 1919 में ही क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। अब ये जो हत्याकांड थी ये भारत के अंदर सबसे खतरनाक हत्याकांडों में से एक थी। इसके विरोध में क्या हुआ था? दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला, अभी आगे मैंने बताया था, टैगोर ने जो है सर की उपाधि इसी कारण से त्यागी थी, जो उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उसको उन्होंने 1919 में ही त्याग दिया था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत के लोगों के साथ जो है वो ये घटना घटित हुई थी। और दूसरा, अब क्या हुआ, ऐसी घटनाएं कभी ना हो और अब ब्रिटिश साम्राज्य को जो है सहयोग ना दिया जाए, इसलिए भारत में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। पहला तो सर की उपाधि त्यागी किन्होंने? टैगोर ने। और दूसरा, असहयोग का जो है निर्णय लिया गया। तो अब इसी के बाद से जो है 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। 1920 में क्या स्टार्ट किया गया? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया। थोड़ा सा हम असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं। ये असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में आरंभ हुआ और ये नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था उसमें इसकी मंजूरी दी गई। नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में इसको मंजूरी मिली। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस आंदोलन को कब वापस लिया गया। तो इसे 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिस वजह से इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। उस घटना को भी प्रश्न के रूप में एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो कौन सी घटना थी? वो थी चोरा चोरी कांड। तो पहले मैं लिखता हूं 5 फरवरी 1922। 1922 क्या हुआ? चोरा चोरी, ये गोरखपुर का एक जिला है चोरा चोरी। तो ये चोरा चोरी कांड जो है 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को ये चोरा चोरी कांड हुआ था। चोरा चोरी जो है वो गोरखपुर का एक जिला है जहां पर ये घटना घटी थी। हुआ ये था कि लोग जो इस असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से रैली का जो है आयोजन कर रहे थे और अपना मार्च निकाल रहे थे। लेकिन गोरखपुर में क्या होता है कि एक पुलिस चौकी होती है जिनके बीच में जो वहां पे कर्मचारी थे, पुलिसकर्मी थे, उनके बीच में और जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, जिस वजह से ये जो रैली में पार्टिसिपेट कर रहे लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने इस चोरा चोरी जो चौकी थी, पुलिस थाना था, उसे ही उन्होंने जला दिया। और 12 पुलिसकर्मी, कितने? लगभग 12 पुलिसकर्मी जो है इसके अंदर मर जाते हैं जल के।
इस कारण से गांधी जी ने क्या कहा कि अब ये जो असहयोग आंदोलन है ये हिंसा का प्रतीक बनता जा रहा है। अर्थात हमारे गांधी जी जो हैं वो पूरी तरीके से अहिंसावादी थे। अब ये और ज्यादा व्यापक ना हो जाए इस कारण से गांधी जी जो हैं 12 फरवरी, कितना, 12 फरवरी, 12 फरवरी 1922 को क्या कहते हैं, इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इसे वापस ले लिया, यानी कि इस आंदोलन को रोक दिया, बंद कर दिया। ठीक है। अब देखो क्या हुआ। अब गांधी जी के इस निर्णय से बहुत लोग जो है वो परेशान हो गए और उन्होंने गांधी जी का विरोध किया, बहुत से लोगों ने, और बहुत से लोग गांधी जी से नाराज हो गए और उन्होंने अलग ही रणनीति जो है वो अपनानी स्टार्ट कर दी। एक महत्वपूर्ण शख्स थे चित्तरंजन दास। ये गांधी जी से इतने नाराज हुए कि उन्होंने क्यों ये असहयोग आंदोलन जो है वो समाप्त कर दिया, क्यों इसकी घोषणा की कि ये असहयोग आंदोलन अब जो है अपने दायरे से आगे का बन गया है और अब ये जो है हिंसात्मक होता जा रहा है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। और इस कारण से उन्होंने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, इसे रोक दिया। इस वजह से चित्तरंजन दास जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो ये 1922 में हुई और इसकी स्थापना किसने किया था, चित्तरंजन दास ने। अगला यहां पर जो इंपॉर्टेंट है 1922 की घटना। 1922 में स्वराज पार्टी, कौन सी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। इसकी स्थापना कौन करते हैं, चित्तरंजन दास। इसका पूरा नाम क्या है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस स्वराज पार्टी। ठीक है। और ये जो स्वराज पार्टी है, जब 1923 में केंद्रीय परिषद का चुनाव होता है तो उसमें ये स्वराज पार्टी हिस्सा लेती है। इस चुनाव में जो है विट्ठल भाई पटेल जो है वो जीतते भी हैं। विट्ठल भाई पटेल जो है इन्हें भारत में विधानसभा का पहला अध्यक्ष माना जाता है। यहां मैं लिखता हूं कि 1923 का जो केंद्रीय परिषद का चुनाव होता है, केंद्रीय परिषद का जो चुनाव होता है इसमें ये पार्टी, स्वराज पार्टी, हिस्सा लेती है। और विट्ठल भाई पटेल ये इसमें जीतते भी हैं। विट्ठल भाई पटेल, इनकी इसमें जीत भी होती है। इन्हें जो है भारत में विधानसभा का पहला अध्यक्ष माना जाता है। भारत में विधानसभा का पहला अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है। तो स्वराज पार्टी के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने बता दिया। और इस टाइमलाइन में हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना है। तो 1922 के बाद अगली महत्वपूर्ण घटना जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है वो है साइमन कमीशन, जो कि 1927 में आता है। 1927 में क्या चीज, साइमन कमीशन। ठीक। अब हम समझते हैं ये साइमन कमीशन क्या है। इस साइमन कमीशन को जो है भारतीय विधिक आयोग कहा जाता है या फिर इस नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या चीज, भारतीय विधिक
आयोग, इस नाम से इसे जाना जाता है। अब 1927 में जो है इस साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? 1930 में। 1930 में अपनी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करता है, ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष। अब ये भी सवाल आता है कि साइमन कमीशन क्यों आया या फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उस वक्त भी मैंने बताया था, जब इसे पिछली वीडियो में जब हम संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसको हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे 1919 का जो भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, तो उसमें ये प्रावधान किया गया था कि 10 साल बाद जो है भारत की समीक्षा करने के लिए ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 का आया है, इसकी समीक्षा की जाएगी और इसके लिए जो है एक आयोग या फिर एक कमीशन जो है वो बनाया जाएगा। तो उसी की समीक्षा करने के लिए ये साइमन कमीशन भारत में आया था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1919 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इसकी समीक्षा के लिए, क्या चीज? इसकी समीक्षा के लिए, इसकी समीक्षा के लिए। और इसमें ये कहा गया था कि 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। अब ये जो साइमन कमीशन था, एक तो इसका ये कार्य था कि वो इस अधिनियम की समीक्षा करे, और दूसरा ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए जो है सुझाव देने के लिए इसे भेजा गया था कि भारत में जो है कौन सी सबसे श्रेष्ठ सरकार की स्थापना की जा सकती है। इसकी पूरी समीक्षा जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य को देगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में रिपोर्ट देना था। उत्तरदायी सरकार की स्थापना। अब यहां भारत के जो लोग थे वो इस साइमन कमीशन से बिल्कुल ही खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये जो साइमन कमीशन था इसके 7 सदस्य थे और सातों के साथ जो है वो अंग्रेज थे। इसमें भारत का एक भी कोई सदस्य जो है वो नहीं था। अब चूंकि भारत के जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी थी, इसके बारे में सुझाव जो है ब्रिटिश साम्राज्य को दिया जाना था। अब जब इसके सातों सदस्य ही अंग्रेज हैं तो भारत की जो प्रतिनिधित्व है वो तो उसमें कहीं झलकेगा ही नहीं। इस कारण से जो साइमन कमीशन का सुझाव था या इन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाई उस पे जो है भारत के लोग नाखुश थे और वो इसका विरोध कर रहे थे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि इसके कितने सदस्य थे। तो इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे और ये सातों जो है वो अंग्रेज थे, अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष जो हैं जॉन साइमन जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। अब पूरे भारत में जो है इसका विरोध किया गया, लेकिन पंजाब की यूनानिस्ट पार्टी और दक्षिण भारत में जो जस्टिस पार्टी थी इसने केवल साइमन कमीशन का विरोध ना करने का निर्णय लिया था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन सी पार्टी? पहली पार्टी थी पंजाब से, यूनानिस्ट पार्टी। यूनानिस्ट पार्टी ये पंजाब में थी। इसने इसका विरोध ना करने का निर्णय लिया। और दूसरा, दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में कौन सी? जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी। इन दो पार्टी ने जो है इसका विरोध ना करने का निर्णय लिया। यहाँ पर जस्टिस पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो थोड़ा और मैं इसके बारे में बता दूं आपको। जस्टिस पार्टी जो है इसका जो गठन है ये 1916 में हुआ था। और 1944 में जो है पेरियार इसके अध्यक्ष बने थे। पेरियार। इंडियन पॉलिटिकल थॉट जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें पेरियार भी पढ़ना होता है। पेरियार जो है वो अध्यक्ष बने कब? 1944 में। 1944 में ये अध्यक्ष बने। किसके? जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्टी पॉइंट है इसके अंदर, ये जस्टिस पार्टी जो है ये 1949 में बट जाती है दो भागों में, डीएमके और डीके। डीएमके और डीके। द्रविड़ मुनेत्र कड़कम और द्रविड़ कड़कम। ठीक है, तो ये छोटा सा ही है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बताना जरूरी समझा। इसे आप नोट डाउन करें और इसे याद करें। अगला हम बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे इस टाइमलाइन में अगली महत्वपूर्ण घटना कौन सी है। तो ये है 1928 का नेहरू रिपोर्ट। 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू अपनी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे एक बार जरूर देखें। नेहरू रिपोर्ट, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। कि इसके 8 सदस्य थे। 8 सदस्य थे और मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, अब ये क्यों लाया गया था? इसका एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था, वो था कि भारतीय संविधान का प्रारूप तय करना, कि हमारा जो संविधान बनेगा उसका स्वरूप कैसा होगा और ऐसे स्वरूप का निर्माण करना था जो कि भारत में रहने वाले सभी वर्गों और सभी दलों को स्वीकार हो। भारतीय संविधान का स्वरूप तय करना। ठीक है, जो कि सभी लोगों को स्वीकार हो, सभी दलों और वर्गों इनको जो है स्वीकार हो, यानी इनकी कोई भी असहमति ना हो और सभी लोग इसको स्वीकार करें, इनके बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो। हिंदू मुस्लिम, उस टाइम पे जो हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी और जो सिख समुदाय के लोग थे वो इससे काफ़ी नाराज हुआ करते थे। तो यही तय करना था कि भाई अब हम एक ऐसे संविधान के स्वरूप का निर्माण करेंगे जो कि सभी की सहमति होगी और उसी पर हमारा भारत जो है आगे शासित होगा।
अब अगला जो इम्पोर्टेंट है इस टाइमलाइन में वो है 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है वो कब हुआ था, तो ये 1929 में हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार जो है तिरंगा फहराया गया और जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया। अभी हम डिस्कस करते हैं 1929 लाहौर अधिवेशन। ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने किया था, वो हमारे नेहरू जी ने किया था। नेहरू जो है वो इसके अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसी लाहौर अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। पहली बार जो है पूर्ण स्वराज की, अब हमें पूरी तरीके से जो है स्वराज की प्राप्ति हमें होनी चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग रखी। और पूरे देश में जो है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 इस दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस इस रूप में इसे मनाया गया। अब यहाँ पर क्यों ये ऐतिहासिक रूप से इंपॉर्टेंट है उसे हम समझते हैं। ये जो डेट है आपके सामने 26 जनवरी 1930, इस दिन जो है लाहौर अधिवेशन हुआ, उसकी बैठक हुई और इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। अब इससे पहले जो कांग्रेस थी वो क्या कह रही थी, वो केवल स्वराज की मांग की बात कर रही थी, लेकिन इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। और इसी दिन पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में जो है वो प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाया गया। हमारा जो भारतीय संविधान था वो कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 में हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उसे कब लागू किया गया, उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन इतना डिले क्यों किया गया, क्यों इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसका यही प्रमुख कारण था। क्योंकि 26 जनवरी ही वो दिन था जब लाहौर अधिवेशन हुआ और पूरे राष्ट्र में जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसीलिए जो संविधान सभा के लोग थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम अपने इस संविधान को 26 नवंबर को ना लागू करके 26 जनवरी 1950 अगली साल जो है वो लागू करेंगे। इस कारण से ये जो लाहौर अधिवेशन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी लाहौर अधिवेशन में सबसे पहली बार तिरंगा, अपना जो झंडा होता है, उसे फहराया गया था। 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा झंडा फहराया गया। 1930 में एक और महत्वपूर्ण आंदोलन होता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। गांधी जी द्वारा जो है इसको चलाया गया था और इसमें जो है 11 सूत्री मांगे
ब्रिटिश सरकार के सामने रखी गई थी और गांधी जी ने उन्हें 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया था कि आप हमारे इन 11 सूत्री मांगों को स्वीकार करें और इस पर कुछ एक्शन लें। क्या हुआ था? 11 सूत्रीय मांगे जो है वो गांधी जी ने रखी थी और कितना समय दिया था? 31 जनवरी 1930 तक इतना समय दिया कि आप जो है 31 जनवरी 1930 तक हमारी इन मांगों को स्वीकार करें और इस पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। जब 31 जनवरी 1930 तक ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी, तब इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक जो है यात्रा प्रारंभ की और नमक के मुद्दे पर दांडी मार्च प्रारंभ किया। कब से कब तक? 12 मार्च से 6 अप्रैल। 6 अप्रैल नमक के मुद्दे पर उन्होंने क्या किया था? दांडी मार्च या फिर यात्रा, दांडी मार्च स्टार्ट किया। अब इस यात्रा में कितने लोग थे इसे जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने इसमें कितने लोग थे? इसमें कुल 78 समर्थक थे। और उन्होंने जो है 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो है वो है 1931 का गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। इस समझौते के परिणाम स्वरूप ये समझौता इसलिए हुआ था ताकि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसे समाप्त किया जा सके। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। इसके बीच समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। इसके बाद जो है 1931 में ही एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है। 1900 गोलमेज सम्मेलन। अब ये गोलमेज सम्मेलन जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बैठक आयोजित की जाती है जिसमें अलग अलग लोग जो हैं वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन जो है वो मुख्यतः 3 बार आयोजित की गई है। कब कब? 1930 में, 1931 में और 1932 में। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व किया और इन गोलमेज सम्मेलनों में वो शामिल हुए। कौन? डॉक्टर BR अंबेडकर। ये जो है वो इन तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 का,
इसमें कांग्रेस की ओर से केवल महात्मा गांधी जी गए थे और ये पहली बार गए थे, यानी कांग्रेस ने पहली बार इस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस ने जो है कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अगर आपको ऑप्शन में 1, 2, 3 इस तरीके का ऑप्शन दिखते हैं तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। अगर ईयर आपको दिखाई देता है तो उसमें आपको 1931 टिक करना है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने हिस्सा लिया। और कांग्रेस की ओर से कौन गए थे? महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है पूना समझौता 1932 का। का पूना समझौता। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस पूना समझौता को किस नाम से और जाना जाता है उसे हम देखते हैं। इसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक पंचाट। इसे कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड इस नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने जारी किया था? इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने इसे पारित किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने जो है इस पांचाट को जारी किया था। अब इसमें किया क्या था इन्होंने? पृथक निर्वाचक पद्धति जो थी उसे बढ़ाते हुए इन्होंने जो है दलित समाज के जो लोग थे उस पर भी लागू कर दिया गया था। यानी कि अब दलितों के लिए निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसे अलग कर दिया गया था। पृथक निर्वाचन। इसे जो है दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। अब गांधी जी ने क्या किया? इसका विरोध किया और कहा कि इससे जो है उनका मानना था गांधी जी का कि अगर आप पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करेंगे तो भारत में बंटवारा और बढ़ जाएगा। भारत के जो लोग हैं उनमें काफ़ी विभाजन उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू के अंदर भी अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनके बीच में दूरियां जो है वो बढ़ती जाएंगी। इसीलिए गांधी जी ने जो है आमरण अनशन शुरू किया और इसका विरोध किया। अब दलितों के मसीहा जो भीमराव अंबेडकर थे वो इसके समर्थन में थे, क्योंकि उन्हें दलितों के लिए हक की लड़ाई लड़नी थी और दलितों को हक दिलाना था, इसके लिए वो तैयार थे। लेकिन गांधी जी जो थे वो इसका कठोर विरोध करते थे। अब जो है गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों जन के बीच में एक समझौता होता है और इसे ही पूना पैक्ट कहा जाता है। किसके बीच में? गांधी और अंबेडकर, इनके बीच क्या होता है? समझौता। समझौता होता है और इस समझौते के बाद जो है इस पद्धति को खत्म कर दिया जाता है, यानी दलितों के लिए अलग से निर्वाचन नहीं होगा। और इस समझौते के तहत क्या परिणाम निकलता है? दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। ये निर्णय लिया जाता है कि प्रांतीय विधानमंडलों में जो दलित वर्ग के लिए होंगे उनके लिए 148 सीटें आरक्षित की जाएंगी। कहाँ पर? प्रांतीय
प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानमंडलों में कितनी? 148 सीटें, 148 सीटें आरक्षित होंगी। इसके अलावा केंद्रीय विधानमंडलों में, केंद्रीय विधानमंडल में कितनी सीटें? 18%, 18% सीटें जो हैं वो दलित वर्ग के लिए आरक्षित होंगी, आरक्षित होंगी। और इस पूरे समझौते को ही पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो है 1940, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। अब ये जो टाइम पीरियड था, इस समय दूसरा विश्व युद्ध जो है वो स्टार्ट हो गया था और भारत से सहयोग के लिए ब्रिटिश साम्राज्य जो है हाथ पसार रहा था। अब भारत इसका समर्थन करे, इसलिए ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया और ये बताया गया कि इस युद्ध के बाद जो है आप अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं और संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा होगी उसका भी आप निर्माण कर सकते हैं। ये सब नए नए पैतरे जो हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा इस युद्ध में समर्थन प्राप्त कर ब्रिटिश साम्राज्य अपना रही थी, ताकि भारत के जो लोग हैं वो इस युद्ध में हमारे साथ अपना समर्थन दें। इसलिए ये जो अगस्त प्रस्ताव है वो लाया गया। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है 1942 का क्रिप्स मिशन, 1942 क्रिप्स क्रिप्स मिशन। अब वापस से जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा ब्रिटेन पे दबाव बनाया गया कि आप कैसे भी करके भारत के नेताओं का जो समर्थन है वो प्राप्त करें। इसके लिए ये जो क्रिप्स मिशन है उसे भारत भेजा गया। अब इस क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया कि यदि आप इस युद्ध में हमारा साथ देंगे तो युद्ध के बाद जो है भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। किसका दर्जा? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप जो है अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं और संविधान का निर्माण करने के लिए आप अपनी मनचाही संविधान सभा का भी गठन कर सकते हैं। संविधान का निर्माण कर सकते हैं और संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि भारत में कोई प्रांत जो है वो संविधान को ना माने तो वो किसी भी दूसरे राष्ट्र के संविधान को अपना सकता है या फिर अपने लिए नए संविधान का निर्माण कर सकता है। कोई भी प्रांत, कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को ना स्वीकारे तो वो अपने लिए किसी भी देश के संविधान को अपना सकता है।
या फिर अपना अलग संविधान बना सकता है। अलग संविधान बना सकता है। अब ये जो क्रिप्स मिशन था, इसको महात्मा गांधी जी ने इसकी आलोचना करी और गांधी जी ने क्या कहा उसे देखते हैं। गांधी जी वो इसकी आलोचना करते हैं और इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, उत्तर दिनांकित चेक। पोस्ट डेटेड चेक। उत्तर दिनांकित चेक। ये कहकर गांधी जी जो हैं वो इस क्रिप्स मिशन की आलोचना करते हैं कि अब समय काफ़ी देर हो चुका है और अब अब आप जो है ये डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, संविधान सभा के निर्माण की बात कर रहे हैं, ये सब पुरानी चीज़ें हो गई हैं। अब हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो आगे बढ़ चुका है और पूर्ण स्वराज की बात जो है वो होने लगी थी इस समय। तो इसे उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा और इसकी आलोचना करी। इसके बाद इम्पॉर्टेंट अगला है वो है 1942 का। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को जो है वो है अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति कहते हैं। अब यही वो आखिरी मोमेंट था जिसमें गांधी जी ने अहिंसा को त्याग कर हिंसा की तरफ बढ़ते हैं और पहली बार वो कहते हैं कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज की मांग नहीं है। और यहां पर वो करो या फिर मरो का नारा देते हैं। कौन सा नारा देते हैं? करो या मरो। ये कहते हुए वो बताते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज की मांग नहीं है। ये कहते हुए वो करो या मरो का नारा देते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो 1946 का है। 1946 कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, उसे आप जरूर देखें। अब ये कैबिनेट मिशन क्यों लाया गया था, इसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये कैबिनेट मिशन भारत की स्वतंत्रता और विभाजन, ये दो समस्याओं को लेकर जो है इसका निपटारा कैसे किया जाए, इसके लिए इस मिशन को भारत में भेजा गया था। इसके 3 सदस्य थे। इन तीनों के नाम पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स
और दूसरे जो हैं वो हैं पैंथिक लॉरेंस। और तीसरे हैं अलेक्जेंडर। ये तीन जो हैं इसके सदस्य थे। इन्होंने जो है पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था। जब जिन्ना ने द्वै राष्ट्र सिद्धांत जो है वो सामने रखा और मुस्लिमों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग रखी थी, तो पाकिस्तान की मांग को जो है इस कैबिनेट मिशन ने स्वीकार नहीं किया था। जबकि माउंटबेटन योजना जो आई बाद में, उसमें जो है पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया और आगे चलकर भारत का विभाजन हुआ और भारत को स्वतंत्रता मिली और दो नए राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनकर हमारे सामने आते हैं। पाक की मांग को अस्वीकारा। और इसी ने जो है संविधान सभा का एक स्वरूप तय किया था और इसी ने जो है संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की सिफारिश भी की। संविधान सभा का जो स्वरूप था वो इसी ने तय किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसके बारे में इन डेप्थ में आपको पढ़ना है तो हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको तो कोई डाउट ही नहीं होगा। अगला और आखिरी इवेंट जो है वो है 1947 का माउंटबेटन योजना। आप सभी को पता होगा माउंटबेटन योजना 1947 में आई और इसी योजना के तहत जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो लाया गया। क्या लाया गया? इसी के आधार पर जो है या फिर यही इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट का जो है वो आधार बनी थी। इंडिया एक्ट इसका आधार बनी 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद ने क्या किया था? ब्रिटिश संसद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, माउंटबेटन योजना को। और इस योजना में क्या था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। पाकिस्तान जो होगा वो पूरी तरीके से मुस्लिमों का एक राष्ट्र होगा और दूसरा भारत जो होगा वो हिंदुओं का राष्ट्र होगा। इन दो धर्मों के आधार पर जो है दो अलग अलग राष्ट्र बनाए जाएंगे और दोनों ही राष्ट्र अपने अंदर संप्रभु होंगे। अब ये दोनों राष्ट्र जो हैं अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अलग संविधान का निर्माण कर सकते हैं और 15 अगस्त 1947 से जो है भारत से ब्रिटिश सत्ता का शासन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपने जो है इस पूरी टाइमलाइन को समझा होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।